हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार अपना यूट्यूब उत्कर्ष क्लासेस में आज हम लेकर आए हैं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जहां से प्रत्येक साल बोर्ड में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन ए में कह रहा है वियतनाम, ऑप्शन बी कह रहा है लाओस, ऑप्शन सी कह रहा है चीन और ऑप्शन डी कह रहा है कंबोडिया। तो जब भी कभी कहेगा कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो डायरेक्ट चीन को हटा देना है। यानी हिंद चीन में चीन राष्ट्र जो है शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते देखते अगला प्रश्न। कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? ऑप्शन है ए कंबोडिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो कह रहा है क्या है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो वो है कंबोडिया में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कंबोडिया में। और ये सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था 12वीं शताब्दी में। तो हम लोग फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यानी हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहला है डच, बी में है अंग्रेज, सी में है पुर्तगाली और ऑप्शन डी में फ्रांसीसी। तो हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को फिर देखते हैं। कह रहा है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप लोग को भी पता होगा, पढ़े हुई है किताब में। कह रहा है ऑप्शन ए 1802 में, और ऑप्शन कह रहा है बी में 1858 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1883 में और ऑप्शन डी कह रहा है 1887 में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो की गई थी वो 1887 में किया गया था। कब किया गया था? 1887 में। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी को, ऑप्शन बी है सैनिक को और ऑप्शन सी है फ्रांसीसी नागरिक को, ऑप्शन डी है चीनी नागरिक को। तो वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वो कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिक को। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। लियांग किचाओ कौन था? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है लियांग किचाओ कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है चीनी सुधारक, ऑप्शन बी कह रहा है जापानी दार्शनिक और ऑप्शन सी कह रहा है वियतनामी क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो लियांग किचाओ कौन था? आप लोग भी पता होगा, पढ़े हुए किताब में। तो क्या है? चीनी सुधारक है। कौन है? चीनी सुधारक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7 में कह रहा है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है हो चिन मिही, ऑप्शन बी कह रहा है नोग्योन आना और ऑप्शन सी कह रहा है राजू फुत्से और ऑप्शन डी कह रहा है हुइन फुसो। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो चिन मिही थे। कौन थे? हो चिन मिही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए में कह रहा है जॉन वेन, ऑप्शन बी कह रहा है जॉन फोर्ड कापोला और ऑप्शन सी कह रहा है फान बोइचा और ऑप्शन डी कह रहा है फान चूत्री। तो दी क्या है? दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लेखक कौन थे? तो वो थे फान बोइचा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 9 में कह रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो ऑप्शन ए कह रहा है जॉर्ज वाशिंगटन और बी कह रहा है निक्सन और सी कह रहा है जॉन एफ कैनेडी और डी में कह रहा है रूजवेल्ट। तो वियतनामी युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यानी समय अमेरिका जो राष्ट्रपति थे वो थे
निक्सन थे। कौन थे? निक्सन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 में कह रहा है जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए करा 1945 में, ऑप्शन बी करा 1946 में, ऑप्शन सी करा 1954 में, ऑप्शन डी करा 1973 में। तो जिनेवा समझौता जो हुआ था वो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, 1954 में हुआ था। और स्विट्जरलैंड की राजधानी भी जिनेवा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1954। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। 11 में कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा घटना का जो जन्म है वो ऑप्शन नंबर देखते हैं पहले, तो फिर जानेंगे आंसर। कह रहा है ए में पुनर्जागरण, बी में कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन, सी में कह रहा है गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्रांस की क्रांति। तो यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये तो जो जन्म जो है पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी। तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुनर्जागरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ड्यूटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑस्टुअर्ट, और सी कह रहा है बुर्बो, और डी कह रहा है रोमनो वंश। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ जो, यानी फ्रांस की बात चल रहा है, वहाँ मतलब फ्रांस की में जो शासन था वो किस वंश का था? तो बुर्बो वंश का था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 13 नंबर कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए करा 1789 में, ऑप्शन बी करा है 1791 में, ऑप्शन सी करा है 1801 में, और ऑप्शन डी करा है 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? 1804 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 14 नंबर में वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ए करा ब्रिटेन, ऑप्शन बी करा रूस, ऑप्शन सी करा फ्रांस, और ऑप्शन डी करा जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वो जर्मनी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? यानी वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत किसने की या किसने प्रस्तुत की, वही होता है बात। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूस ने, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटेन ने, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस ने, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ने। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने की। किसने की? रूस ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। करा मेटरनिक कौन था? इसका नाम तो इतिहास के पन्ना में कोई नहीं भुला सकता है कि मेटरनिक कौन था। ये तो घोर कट्टर व्यक्ति था। तो कह रहा मेटरनिक कौन था? तो ऑप्शन में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी में कह रहा है फ्रांसा का चांसलर, ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस का सम्राट, और डी में कह रहा है रूस का जार। तो मेटरनिक जो है वो कौन था? तो वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वो चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया में पुरातन व्यवस्था बनाए रखे, नए व्यवस्था को लागू नहीं की जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 17 में कह रहा है, बहुत ही ताकतवर प्रश्न है। कह रहा है 17 नंबर में कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लुई 16वां ने, ऑप्शन बी कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ऑप्शन सी कह रहा है लुई नेपोलियन ने, और ऑप्शन डी कह रहा है चार्ल्स दसम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चार्ल्स दसम ने कहा था। यानी समझ रहे हैं, मतलब बात को यहाँ बताया जा रहा है कि ये अंग्रेज के बाद अंग्रेज जो कहेगा हम उसका बात नहीं मानेंगे, और अपने से जो पसंद पड़ेगा वो हम करेंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ गलत करेंगे, मतलब अपना पसंद से आज़ादी से रहना चाह रहे हैं, मतलब अंग्रेज के अंदर में हम नहीं जिएंगे। किसने कहा है? चार्ल्स दसम ने। तो देखते हैं अगला प्रश्न को आगे। कर 18 में किसने कहा था? ये तो और ताकतवर प्रश्न क्या, और ये बार बार पूछा था प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसने कहा था जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वही कट्टर दुश्मन है, उसका नाम क्या है? मेटरनिक है। तो ऑप्शन ए करा है मेटरनिक ने, ऑप्शन बी करा है बिस्मार्क ने, और ऑप्शन सी करा है मेजनी ने, और ऑप्शन डी करा है गैरिबाल्टी ने। तो किसने कहा था जब फ्रांस जगता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम होता था? वो कहा था मेटरनिक ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर करा 19 नंबर में
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जर्मनी को, ऑप्शन सी तुर्की को, ऑप्शन डी है यूनान को। तो यूरोप, सबसे पहली बात कि यूरोप एक छोटा सा राष्ट्र है। कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा था? मरीज मतलब जो कमज़ोर हो, मरीज मतलब जो कमज़ोर हो, ग्रस्त हो, नीचे डूबा हुआ हो। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। यानी एक समय था जब तुर्की अपने हालत से बेहालत हो गया था, इसीलिए यूरोप वाले इसको कुछ मदद किया और इसीलिए ये यूरोप का मरीज बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर में। कह रहा यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहता है? तो सेम प्रश्न वही है, यानी सेम इसका भी हालत वही था। 20 में कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी है फ्रांस को, ऑप्शन सी हंगरी को और ऑप्शन डी है यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जा रहा था, वो यूनान को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? यूनान को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वियना की संधि द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है कुस्तुकुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है पड़िया की संधि द्वारा। तो किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? तो वो हुआ था कुस्तुनिया की संधि द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। कह रहा नॉब गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नॉब गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इटली में, ऑप्शन बी कह रहा है जर्मनी में और ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस में और ऑप्शन डी कह रहा है ब्रिटेन में। तो नॉब गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था वो इटली में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना ऑप्शन ए कह रहा है 1810 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1815 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1830 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1848 में। तो कार्बोनारी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1810 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। कह रहा है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली का है या फिर यंग यूरोप का है, ये दोनों का स्थापना जो किया था वो किया था मेजनी किया था। ये हो गया 31 में किया था, ये हो गया 34 में किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी मेजनी। और यंग इंडिया कह दे तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। कह रहा है 25 में लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी काबूर ने और ऑप्शन सी मेजनी ने, ऑप्शन डी कह रहा है गरिबाल्टी ने। तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो किया था वो कौन किया था? वो किया था गरिबाल्टी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 26 नंबर कह रहा है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, ऑप्शन सी कह रहा है विलियम प्रथम ने और ऑप्शन कह रहा है डी में गैरिबाल्डी ने। तो क्या है? रक्त है ना, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो किया था बिस्मार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 27 नंबर कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। आगे देखते हैं फिर अगला प्रश्न है 28 नंबर क्या कह रहा था? 28 नंबर कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ये तो सबको पता है कि ऑप्शन ए कह रहा है डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है गेस्टिंग की संधि द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है प्रिया की संधि द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा हुआ था। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट। और कर ऊपर में कह रहा है डेनमार्क की बात कर रहा था, डेनमार्क इसका आंसर नहीं है, लेकिन डेनमार्क के बारे में कुछ बात बता दें कि डेनमार्क जो है इसको पवनों का देश कहा जाता है, यानी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। और ये क्या बोलते हैं, ये डेनमार्क का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1864 में हुआ था। तो देखते हैं अगला प्रश्न को फिर। कर 29 नंबर में समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन यानी समाजवादी जो लोग हैं वो किस पर बल देता है? समाज के अगर पास में पैसा है
तो समाज तो खुश ही रहता है और आगे भी बढ़ने की इच्छा ही रहता है। अगर बुद्धि आपके पास में है, पैसा न है, तो आपको बुद्धि काम नहीं करता। तो इसीलिए समाज जो है, समाजवादी दर्शन है, ज़्यादातर जो महत्व देते हैं वो पैसा पर देते हैं, यानी आर्थिक समानता पर। किस पर देते हैं? आर्थिक समानता पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। 30 नंबर कह रहा है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1789 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1827 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1830 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1833 में। तो समाजवाद शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1827 में किया गया था। कब किया गया था? 1827 में किया गया था। और किया गया था, वो किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। इसको मिटाते थोड़ा, ये काम नहीं करता सही से ना। इसका जो आंसर होगा 1827, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला 1827 अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। कह रहा है 31 में वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है सेंट साइमन को, ऑप्शन बी कह रहा है चार्ल्स फूरिये को, और ऑप्शन सी कह रहा है लुई ब्लॉक को, और ऑप्शन डी कह रहा है कार्ल मार्क्स को। तो जैसा कि समाजवाद क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। कह रहा है चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चास्टिस आंदोलन जो हुआ था, कह रहा है चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांस में, ऑप्शन सी कह रहा है रूस में, और ऑप्शन डी कह रहा है जर्मनी में। तो चास्टिस आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड का ही दूसरा नाम ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन, अगर ऑप्शन ए में इंग्लैंड रहता तो इंग्लैंड आंसर होता, अगर नहीं है इंग्लैंड तो ब्रिटेन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। कह रहा 33 नंबर में कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जो जन्म हुआ था, यानी अब पहले पढ़ लेते हैं इसका ऑप्शन। ए में कह रहा है 1815 में, बी में कह रहा है 1818 में, सी में कह रहा है 1825 में, और डी में कह रहा है 1838 में। तो कार्ल मार्क्स को जो जन्म हुआ था वो 5 मई 1818 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1818 में। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। 34 नंबर का रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो था कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, और एक फ्रेडरिक एंगल्स दोनों द्वारा मिलकर किया गया था पेरिस शहर में। तो ये किया, यानी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा ऑप्शन ए में 1844 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1864 में, ऑप्शन डी कह रहा 1867 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ वो 1848 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। 35 में कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? यानी समाजवादियों का बाइबिल किसे कहता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। ए में कह रहा है अप्रैल थीसिस को, बी कह रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, सी में कह रहा है दास कैपिटल को, और डी में कह रहा है सोशल कैरेक्टर्स को। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल का। आगे बढ़ते हैं फिर। कह रहा 36 नंबर में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1864 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1867 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1883 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1889 में। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो लंदन में हुआ था और 1864 में हुआ था, यानी 1864, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा 37 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है, यानी ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। पहला ए में कह रहा है 1 फरवरी को, बी कह रहा है 1 मार्च को, सी में कह रहा है 1 अप्रैल को, और डी में कह रहा है 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई 1990 से शुरू हुआ है, यानी 1 मई, 1 मई 1990, यानी 1 मई, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। 38 में क्या कह रहा है कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? यानी कृषि दास प्रथा का जो अंत है ये किस वर्ष समाप्त हुआ था रूस में सिर्फ? तो कह रहा है ऑप्शन ए में
1861 में, ऑप्शन बी करा 1863 में, ऑप्शन सी करा 1905 में, ऑप्शन डी करा 1917 में। तो रूस में कृषि दासता का जो अंत हुआ था या कृषि दासता का, वो 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को फिर देखते हैं। कह रहा है 39 में, वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? यानी वर्जिन सॉयल ये क्या है? एक तरह का उपन्यास है। तो उपन्यास जो है, तो कोई आदमी लिखता है तो इसका लेखक होना चाहिए। तो उपन्यास यानी वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, ऑप्शन को देखते क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है लियो टोल्स्टॉय, बी में कह रहा है इवान तुर्गनेव, सी कह रहा है क्या है फ्योदर और दोस्तोवस्की की, और डी में कह रहा है मैक्सिम गोर्की। तो वर्जिन सॉयल उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? इवान तुर्गनेव है, यानी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 में कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो ऑप्शन ए में पढ़ते हम लोग क्या है, कह रहा है 1920 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1917 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1921 में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1924 में। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति लाया गया है वो लाया गया 1921 में लाया गया है। और राजा राम मोहन और नरसिम्हा राव के द्वारा उसका अलग डेट है। इसीलिए लेनिन के अनुसार ध्यान रखना है कि लेनिन के अनुसार जो लाया गया था वो 1921 में लाया गया था। तो अगला प्रश्न को फिर देखते हैं। कह रहा है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो ऑप्शन ए में पढ़ते कह रहा है लेनिन ने, ऑप्शन बी कह रहा है स्टालिन ने, ऑप्शन सी कह रहा है सूरज ने, थोड़ा ध्यान से देखना है, और ऑप्शन डी कह रहा है लियोनिड ने। तो कोल खोज की योजना जो है ये रूस में प्रारंभ किया गया था। तो कोल खोज की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ये किया गया था स्टालिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टालिन का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस स्टालिन का जो मृत्यु हुआ था वो ध्यान रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह स्टालिन का मृत्यु हुआ था वो 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसको इरेजर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? यानी पहले जितना राष्ट्र से सभी पर किसी न किसी कब्जा सब करता ही थे, करते ही थे। तो सभी पर प्रभाव रहते थे सभी का। तो इसीलिए कह रहा है जैसे भारत पर भी कब्जा हुआ था इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड का प्रभाव भारत पर था। यानी इंग्लैंड के जो सभ्यता संस्कृति था उस पर प्रभाव था, उसका प्रभाव था किस पर? भारत पर। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो वो था, यानी ऑप्शन पढ़ लेते। करा ऑप्शन ए में करा है चीनी, ऑप्शन बी करा भारतीय, ऑप्शन सी करा जापानी, और ऑप्शन डी करा मंगोल। तो जैसा कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो वो था बी, क्या बोलते हैं उसको, चीनी का प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला प्रश्न को। कह रहा है 43 में अंकोरवाट के मंदिर का, अच्छा ये प्रश्न के बारे में पीछे हम बताए थे कि अंकोरवाट का मंदिर जो बनाया गया वो कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और मंदिर जो बना हुआ था वो विष्णु मंदिर था। कौन मंदिर था? विष्णु मंदिर। इसको भी ध्यान रखिएगा। और तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ऑप्शन के साथ में कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है श्रीमार ने, और ऑप्शन बी है कॉम्बू स्वयंभू ने, और ऑप्शन सी है सूर्यवर्मा द्वितीय ने, और ऑप्शन डी में है नोरोडोम सिहानुक ने। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अंकोरवाट के मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो सूर्यवर्मा द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर तो यहाँ से सही करेक्ट, तो आंसर सही सी है ये है। लेकिन इसका कुछ बात सुन लेते हैं। कह रहा है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर सी सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाए थे, और 12वीं शताब्दी में करवाए थे। 12वीं शताब्दी में करवाए थे, और इसके साथ कंबोडिया में करवाए थे। कहाँ करवाए थे? कंबोडिया में। और 12वीं शताब्दी में करवाने के बाद ये जो खर्चा जो भी हुआ था ये अपना ही किए थे। और किस मंदिर का निर्माण कराए थे? तो वो किए थे विष्णु मंदिर, यानी विष्णु मंदिर। कौन मंदिर? विष्णु मंदिर। ध्यान रखिएगा विष्णु मंदिर काफ़ी वीवीआई है। तो अगला प्रश्न को फिर हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेजर कर लेते हैं। चलते फिर अगला प्रश्न देखने। फिर यहाँ पर कह रहा 44 में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? यानी कंबोडिया जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो ऑप्शन ए में कह रहा 1862 में,
और ऑप्शन बी कह रहा है 1863 में, और ऑप्शन सी कह रहा है 1873 में, और ऑप्शन डी कह रहा है 1874 में। तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना है? तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 1863 में। कब होगा? 1863 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न को क्या करा 45 नंबर में। 45 नंबर में कह रहा कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर बी है चीन ने, और ऑप्शन नंबर सी है जापान ने, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फ्रांस ने। तो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो फ्रांस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न को। आगे कह रहा है 46 नंबर में कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सैनिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम में तोकिन फ्री जो स्कूल स्थापित किया गया था, तो सबसे पहली बात कि ये स्कूल जो 1907 में स्थापित किया गया था सभी को पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी एक राष्ट्र में बांधने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ टिक कर लेंगे। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं 47 में कह रहा है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी कह रहा है जोग्युन आई ने, ऑप्शन बी कह रहा है फान बोईचाओ ने, ऑप्शन सी कह रहा है फान चू त्रिन ने, और ऑप्शन डी कह रहा है हो चिन मिन्ह ने। तो वियतनाम में अन्नामी दल की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोग्युन आई ने। उसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न को 48 नंबर में कह रहा है कि हुआ हाव आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो आप लोग ध्यान रखिए कि हुआ हाव आंदोलन सबसे बड़ी बात की ये 1938 में हुआ था हुआ हाव आंदोलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कह रहा है ए में हुइन फूसो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विक्टर को, विक्टर मतलब विक्टर ने किया था, प्रणेता था। उसके बाद कह रहा है सी में लियांग किचाओ, और ऑप्शन डी कह रहा है फान बोईचाओ। तो हुआ हाव आंदोलन का जो प्रणेता था वो कौन थे? हुआ हाव यानी हुइन फूसो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हुइन फूसो थे। अगला प्रश्न को फिर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कैप्टन कांगली ने, ऑप्शन बी कह रहा है सिहानुक ने, ऑप्शन सी कह रहा है पोल पोट ने, और ऑप्शन सी डी कह रहा है हेंग सामड़ी ने। तो लाल खमेर सेना का जो गठन किया था वो सिहानुक के द्वारा किया गया था। किस द्वारा किया गया था? सिहानुक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। कह रहा है 50 में कि वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए कह रहा है 1943 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1944 में, और ऑप्शन सी कह रहा है 1945 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1946 में। तो वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की जो स्थापना हुआ था वो 1945 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग का इतिहास का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव 50 था वो समाप्त हो गया। बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।